हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ एंड इनर्शिया के बारे में। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहती है जब तक अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। जब तक उसको कोई फोर्स से पुल नहीं किया जाता है या पुश नहीं किया जाता है तो वो रेस्ट में रहती है। ये रेस्ट में है, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मान लीजिए ये बॉडी है, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, ये कंटिन्यूसली v वेलोसिटी से आगे बढ़ती जाएगी जब तक कि उस पर कोई हम लोग फोर्स एक्ट ना करते। जब तक हम लोग यहाँ पर से अगर किसी वॉल से वो टकरा ना जाए या हम लोग किसी हैंड से उसको रोक ना दें, तब तक वो क्या होगी, तब तक वो स्टॉप नहीं होगी। तो इससे क्या पता चलता है? तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहती है। जैसे कि अगर कोई बॉल है, अगर वो बॉल किसी रफ़ सरफेस पे जा रहा है, इस तरह से रफ़ सरफेस पे जा रहा है, रफ़ सरफेस पे ट्रैवल कर रहा है, तो वो जल्दी रुक जाता है। क्यों रुक जाता है जल्दी? क्योंकि उसके अपोज़िट डायरेक्शन में, इधर अपोज़िट डायरेक्शन में जिस तरफ वो मूव कर रहा है उसके अपोज़िट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। फ्रिक्शन हम लोग पढ़े हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है जिसके वजह से वो कुछ ही दूर में जा कर के रुक जाता है। बट अगर यही सरफेस को हम लोग स्मूथ सरफेस बना दें, इसको अगर हम लोग स्मूथ सरफेस बना देते हैं तो ये स्मूथ सरफेस में जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस तक मूव करेगा। और अगर ऐसा हम लोग कुछ करें जिससे कि फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, फ्रिक्शन इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, तो ये बॉडी जो है ये मूव कर रहा है, तो ये कंटिन्यूसली, ये लगातार बिना रुके कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। और यही कहलाता है गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया, यही है। तो इसे इनर्शिया भी कहा जाता है। तो शॉर्ट में अगर हम लोग समझें तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहती है जब तक कि उस पर कोई क्या होता है, कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो ये गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया से ही आया है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का क्या यूजेस है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं, दो चीज़ निकाल सकते हैं। एक इनर्शिया वर्ड अभी हम आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि इनर्शिया होता क्या है। एक इनर्शिया का डिफिनेशन इससे मिलता है और दूसरा फोर्स का डिफिनेशन। ये पॉइंट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम के पर्पस के ऑब्जेक्टिव टाइप से भी, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ से क्या यूज़ है। तो उससे इनर्शिया का डिफिनेशन मिलता है, फोर्स का डिफिनेशन मिलता है। अब इनर्शिया का डिफिनेशन, इनर्शिया आखिर होता क्या है, ये जानिए। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया डायरेक्टली मास से ये होता है, मास से कनेक्टेड होता है। अगर मान लीजिए कि आप खड़े हैं यहाँ और आपके को एक छोटा सा एक बुक को पुश करने बोला जाए, तो उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से आप बुक को पुश कर सकते हैं, इस बुक को। लेकिन अगर इसके जगह पर एक बड़ा सा आपको कोई किसी वॉल को पुश करने बोला जाएगा, कोई बड़ा सा वॉल को पुश करने बोला जाए, तो इसमें आपको क्या लगेगा, इसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत लगेगा। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वॉल का मास जो है काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द बुक के मास से। इसका मास ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है
कि इसमें हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो यही है इनर्शिया। इनर्शिया जो होता है किसी बॉडी के का जो होता है वो टेंडेंसी होता है, वो किसी बॉडी के टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया कह सकते हैं। इनर्शिया क्या हो गया? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी रेस्ट में रहने का, टू स्टे इन रेस्ट और इन मोशन। अगर वो मोशन में है, अगर वो रेस्ट में है, अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में ही रहेगी। तो उसका जितना ज़्यादा मास होगा हम लोग, वो उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जैसे आप कोई भी सोच सकते हैं कि एक बड़ा सा फुटबॉल है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, फुटबॉल का या टेनिस बॉल का? ऑब्वियसली फुटबॉल का ज़्यादा होगा इनर्शिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मास और इनर्शिया। हम लोग समझ लिए क्या होता है। मास और इनर्शिया के बाद हम लोग आते हैं कि अब इसमें फ़ोर्स का डेफिनेशन कैसे मिलता है। तो फोर्स का डेफिनेशन जानने के लिए हम जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है और या तो वो मोशन में है, तो वो तब तक स्टेशनरी रहेगी या मोशन में रहेगी। हाँ, तो अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, तो जब तक हम लोग उस पर कोई फ़ोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, तो बॉडी मूव नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या होता है? फ़ोर्स क्या है? फ़ोर्स का डेफिनेशन इससे पता चलता है। फ़ोर्स किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने वाला एक फैक्टर है, जो कि किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके जाता है। ठीक है, तो ये फोर्स कैन कॉज ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन। ओके, जैसे कि कोई बुक आपके टेबल पे रखा हुआ है, तो वो बुक जो टेबल पे है वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही अगर हम लोग टेबल पे रखे बुक को, इस तरह से टेबल पे रखे बुक को हम अगर फोर्स लगाते हैं, तो ये आगे मूव करने लगता है, आगे की तरफ खिसकने लगता है। तो ये फ़ोर्स की वजह से होता है। तो फोर्स किसी भी बॉडी में मोशन ला सकता है या किसी मोशन के बॉडी को रोक सकता है। जैसे गाड़ी में अचानक हम लोग किसी कार में ब्रेक लगाया जाता है, तो क्या होती है, कार अगर मोशन में चल रही है और अगर हम लोग उसमें ब्रेक लगा दें तो वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, यहीं पे स्टॉप हो जाती है। तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, जिसकी वजह से वो इस तरह से ब्रेक लगने पे रुक जाती है। तो इससे क्लियर हो गया। अब ये जानिए कि क्या होता है फोर्स। क्या है फोर्स? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को जो होता है हम लोग हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये ध्यान रखिए, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है। मान लीजिए हम लोग इधर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई इसको पुश कर रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इसका नेट फोर्स क्या होगा इस बॉडी का? इसका नेट फोर्स होगा 3 न्यूटन। और हम लोग को ये भी बताना होगा किस डायरेक्शन में, तो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन 3 न्यूटन। तो फोर्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोगों को इसके डायरेक्शन और क्वांटिटी दोनों को बताना पड़ता है, और इसलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी भी बॉडी पे अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो रिज़ल्टेंट फोर्स 0 भी हो सकता है। इन केस मान लीजिए कि किसी बॉडी पे इधर इस तरह से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जो होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ऐसे दिखाते हैं, नेट फोर्स 0 न्यूटन हो गया, ये 0 न्यूटन होगा। ठीक है, तो अब लॉ ऑफ इनर्शिया का बहुत सारे यूजेस है।
लॉ ऑफ इनर्शिया का बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर हम लोग ये देखे हैं कि अगर हम लोग इस तरह से किसी भी बस पे ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह से बस पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही बस स्टार्ट होती है, आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट होती है, तो हम लोगों का पैर क्या है, मोशन में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन हम लोगों का ऊपर का पार्ट, बॉडी का जो ऊपर का पार्ट है, वो अभी रेस्ट में है। ये रेस्ट में है, तो ये आगे नहीं बढ़ना चाहता है, ये रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया से पढ़े हैं कि जो बॉडी रेस्ट में रहता है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो बॉडी मोशन में रहता है वो मोशन में रहना चाहता है। तो ये कार के या जो भी है व्हीकल के बेस के साथ पैर मोशन में हो जाता है, बॉडी रेस्ट में रहता है, इसलिए क्या होता है, पैर आगे बढ़ जाएगा और बाकी का बॉडी पार्ट पीछे रह जाएगा। इसलिए हम लोग किस डायरेक्शन में मुड़ेंगे, हम लोग पीछे की ओर हम लोगों को जर्क लगता है, क्योंकि पैर आगे बढ़ता है, बॉडी पीछे रह जाता है, तो इसलिए पीछे की तरफ जर्क फील होता है। जस्ट इसका अपोजिट हम लोग लें अगर, तो अगर हम लोग किसी बॉडी में, अगर हम लोग किसी हम लोग कार में बैठे हैं और अचानक से कार स्टॉप हो जाती है, अचानक से कार अगर स्टॉप हो जाती है, तो क्या होता है, इस तरह से कोई पर्सन बैठा हुआ है और कार आगे मूव करते करते एक बैक अगर ये ब्रेक ले लेता है और स्टॉप हो जाता है, तो पैर जो है हम लोगों के, जो हम लोग का नीचे का पार्ट है बॉडी का, वो क्या हो गया, नीचे का पार्ट रेस्ट में आ गया, जीरो हो गया इसका वेलोसिटी। बट ऊपर का पार्ट जो है बॉडी का, वो अभी भी मोशन में, इसलिए वो आगे बढ़ना चाहेगा v वेलोसिटी से। तो हम लोग का नीचे का पार्ट जो होता है वो रुक जाता है, लेकिन हेड या बॉडी का अपर पार्ट जो होता है वो अभी भी मोशन में है लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। इसलिए हम लोग किस तरफ झुक जाएंगे, हम लोग आगे की तरफ झुकते हैं। इस केस में क्या होता है, कोई भी पर्सन आगे की तरफ झुकता है। इसका और भी बहुत कुछ है, इसी तरह बहुत सारे ना जो है ये इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन का एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर कोई आदमी है, वो अचानक से अगर किसी चलते हुए रनिंग ट्रेन से अगर वो नीचे उतरता है या रनिंग ट्रेन से नीचे की तरफ आता है, तो उसका जो होता है ना, गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो अगर रनिंग ट्रेन से नीचे तुरंत अचानक से आता है, तो उसका बॉडी का जो होता है नीचे वाला पार्ट मोशन में रहता है और अपर पार्ट जो होता है वो रुकना चाहता है, लेकिन पैर जो है अभी भी मोशन में है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिट जो होता है वो ग्राउंड को टच करता है, तो वो है ना, ये स्टॉप हो जाता है, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट अभी भी मोशन में रहता है। और इसकी वजह से जो होता है हम लोगों के गिरने के चांसेस, क्योंकि हम लोग पूरा अपनी बॉडी को स्टॉप नहीं कर पाते हैं और जो होता है गिरने के चांसेस रहते हैं, वो भी ट्रेन के ही डायरेक्शन में गिरने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए कभी भी चलते हुए बस या ट्रेन से नहीं हम लोगों को उतरना चाहिए। ठीक इसी तरह है, किसी भी कोई भी एथलीट जो होता है, ये देखे होंगे कि कोई भी एथलीट है, कभी भी वो जो कोई भी लॉन्ग जंप है, तो लॉन्ग जंप करने के पहले वो थोड़ा सा जो होता है रन करता है, थोड़ा सा रन करता है, तब वो लॉन्ग जंप के लिए तैयार होता है। तो पहले ये जो रनिंग जो होता है ना, रनिंग उसके बॉडी को क्या करता है, रनिंग से उसका बॉडी कोई वार्म अप नहीं होता है, बल्कि रनिंग जो होता है उसको स्टेट ऑफ मोशन में लेके आता है, स्टेट ऑफ मोशन में लेके आता है, जिसकी वजह से उसको जंप करने में आसान होता है। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो मेन एग्जांपल्स हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी सब एग्जांपल का भी यही है रीज़न। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय।